Hello, my dear students. You are watching Chemistry Point of View by Shikha Brol. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is success does not find you, you have to go out and get it. So, work hard to achieve your dreams. Topic of the day is limitations of de Broglie equation from chapter 2 Structure of Atom class 11th. सो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे डी ब्रॉगली ने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया था। अब उसकी रिलेशन को हम जस्टिफाई करेंगे, कैसे उसका जो रिलेशन था ड्यूल नेचर वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है। तो हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन और रिलेशन। सो आप लोगों को याद होगा लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली equation, every moving object is behaving or having a dual nature, that is, it is having a particle as well as a wave nature. But in actual practice, it is not true. It is true only for a microscopic particles, but not for a macroscopic. You know that microscopic particles such as electrons, protons, neutrons, atoms, and ions, these all are following the de Broglie's equation or relation. But the macroscopic objects which are visible to us, that objects are macroscopic, and the objects or particles which are not visible to us with the naked eyes, those are microscopic. So it is not valid for the macroscopic objects where particle character is very high and wave character is negligible. So for macroscopic objects, for those objects which are visible to us, for that this de Broglie equation is not applicable. We explain this by giving an example. To clarify the limitation of de Broglie's, we have a ball and an electron where mass of ball is 100 gram or we can say 0.1 kg. Both are traveling with the same speed. So हमारे पास एक बॉल है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमने अभी बताया कि माइक्रोस्कोपिक के लिए लो एप्लीकेबल है बट मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। मैक्रोस्कोपिक मीन्स फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट्स। सो उस टाइम पे अब हमने एग्जांपल ली है दो ऑब्जेक्ट्स की, एक ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक है, एक मैक्रोस्कोपिक है। इलेक्ट्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक, अ बॉल इज अ मैक्रोस्कोपिक। तो दोनों का हमें मास पता है, इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, बॉल का हमें बता दिया गया है और दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। आपको इनकी वेवलेंथ निकालनी है। जब आप इनकी वेवलेंथ सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ जब आप इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डाटा आएगा। सो फ्रॉम दिस डाटा यू कैन सी वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/mv। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास वैल्यू आई 7.27 10 की पावर -9 मीटर। और अगर आप बॉल के लिए निकालते हो तो वहां पे वेवलेंथ आएगी 6.626 10 रेज़ टू पावर -38 मीटर। तो ये दोनों चीजें वेवलेंथ जो है वो वेव नेचर एक्सप्लेन कर रही है। तो बेसिकली हमने ये देखा यहाँ पे जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की है वो वेवलेंथ विद इन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो हमने लास्ट 3 और 4 लेक्चर्स में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें हमने वेवलेंथ की एक रेंज देखी थी। अगर आपको नहीं याद है तो ऊपर आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा, उसको ओपन कर लीजिए, आपको वहां पे लिंक में वेवलेंथ की रेंज मिल जाएगी। तो वो रेंज थी -16 से 2 तक, 10 की पावर -16 टू 10 की पावर 2। तो ये इसमें लाई कर रहा है। बट अगर हम बात करें बॉल के लिए तो बॉल की वेवलेंथ इस रेंज में है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है और इसकी वेवलेंथ अगर रेंज में ही नहीं है तो दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल कि इस रेंज की वेवलेंथ वेव्स एग्जिस्ट करती हैं और ये मैक्रोस्कोपिक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैक्रोस्कोपिक के लिए जो डी ब्रॉगली इक्वेशन और रिलेशन है ये एप्लीकेबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल और वेव। तो पार्टिकल और वेव में डिफरेंस करेंगे। पार्टिकल्स हैव वेल डिफाइंड लोकलाइज्ड और फिक्स्ड पोजीशन, whereas wave is delocalized or spread out in a space. Particles cannot occupy same position. दो पार्टिकल एक जगह पे एक साथ नहीं आ सकते, that means they do not interfere. But waves can take place, they can exist simultaneously in space, so we can say that they can interfere with each other. Particles में है if two or more particles are present in the same region in space, their sum is equal to the number of individual particles. But for waves, if two or more waves are present in the same region, this is due to interference and resultant can have a bigger or a smaller wave
depending upon the interference of the waves. Particles can be counted, waves cannot be counted. तो ये आपको डिफरेंस आता है पेपर में, तो आप इजीली ये पॉइंट्स लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ईएम वेव्स एंड मैटर वेव्स. यहाँ पे आपको करना होगा डिफरेंस बताना है ईएम वेव्स में और मैटर वेव्स में. ईएम वेव्स लिंक अप होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के साथ और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में भी परपेंडिकुलर है. बट मैटर वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक अप नहीं होती. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये एमिट होती है सोर्स से, बट मैटर वेव्स किसी सोर्स से एमिट नहीं होती, ये पार्टिकल के मूव करने से जनरेट होती हैं. EM waves travel with the same velocity that is the speed of light, but matter waves different velocity के साथ travel करते हैं depending on the mass of the object. EM waves are quantized, matter waves are not quantized. EM waves के लिए हम लैम्डा ये यूज करते हैं C upon nu और मैटर वेव के लिए हम यूज करते हैं H upon m nu, where m nu is a momentum. तो इस तरह से आप इनमें भी डिफरेंस लिख सकते हो. नेक्स्ट है, अब डेरिवेशन दी थी बोहर ने अपने पोस्टुलेट की, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाय यूजिंग द डी ब्रॉगली रिलेशन. और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जिसमें उसने हमें बताया कि उसका मेन पोस्टुलेट था h/2π और nh/2π एक क्वांटाइजेशन है एंगुलर मोमेंटम. और उसने बोला कि मैंने अपना ये पोस्टुलेट कैसे डी ब्रॉगली से जस्टिफाई किया है. उसने कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इन ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस विद द रेडियस r, अगर दो एंड्स ऑफ, अगर उस सर्कल के जो जिस रेडियस में वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन वेव की तरफ मूव करेगा, तो इफ टू एंड्स ऑफ द वेव मीट टू गिव अ सर्कुलर सीरीज और रेगुलर सीरीज ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, उस टाइम पे हमारे पास जो वेव बनती है वो इन फेज होती है. और अगर वो आउट ऑफ फेज है, दोनों मीट नहीं कर रहे, कॉन्टिन्यूसली क्रेस्ट और ट्रफ एक साथ नहीं आ रहे और वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस टाइम पे हमारे पास आउट ऑफ फेज वेव बनती है. और ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास डायग्राम है इन फेज का, जहां पे कॉन्टिन्यूसली क्रेस्ट ट्रफ एक सीरीज में रेगुलर पैटर्न में है, तो इन फेज है. और ये हमारे पास डायग्राम है आउट ऑफ फेज, यहाँ पे कट हो गया, ये रेगुलर ट्रेंड में नहीं है, यहाँ पे एक वेव इस तरफ चलेगी और एक इस तरफ चलेगी, तो ये हो गया आउट ऑफ फेज. तो इस तरह से आपको ये टॉपिक कवर करना और ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है. अब इसको यूज करके उसने कैसे डेरिवेशन दी, सर्कमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट सर्कल where circumference of circle is 2 pi r is equals to n lambda, where n is the integer and lambda equals to 2 pi r upon n. Therefore, from de Broglie equation, lambda equals to h upon m nu, lambda equal, from equation 1 and 2 we get pi 2 r upon n equals to h upon mv. From that we get mvr equals to nh upon 2 pi, where mvr is angular momentum. Therefore, Bohr explained his postulate by using the de Broglie equation that angular momentum is quantized nh upon 2 pi. By this, I will finish this lecture here. See you in the next lecture. Till then, keep watching, like and subscribe the channel. Share it with your friends. See you in the next lecture.